नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम उदारवादियों का भारतीय राजनीति में योगदान 1885 जब से कांग्रेस की स्थापना हुई उससे लेकर 1906 तक कांग्रेस की बागडोर उदारवादियों के हाथों में रही। पिछले वीडियो में हमने उदारवादियों की राजनीतिक विचारधारा या उनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उदारवादियों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, कहाँ तक वो अपने उद्देश्यों में सफल रहे। तो इसमें पहला बिंदु आता है यथार्थवादी नीति को अपनाना। कांग्रेस की नीतियाँ तत्कालीन परिस्थितियों में अत्यंत यथार्थवादी थी। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक अपने 20 वर्ष के काल में कांग्रेस इतनी सुदृढ़ संस्था नहीं बनी थी कि शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवादी सरकार से टक्कर ले सके, जिसने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संघर्ष को सर्वथा कुचल दिया था। 1905 ईस्वी तक कांग्रेस की जड़ें जनता में नहीं जमी थी और ये पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित थी। अतः उस समय ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किसी जन आंदोलन की बात सोची भी नहीं जा सकती थी। महात्मा गांधी ने जिस समय जन आंदोलन 1920 में चलाया, उस समय परिस्थितियाँ भिन्न थी। लोकमान्य तिलक द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किए जाने और होम रूल आंदोलन के चलने के कारण जन जागरण काफ़ी हद तक उत्पन्न हो गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चला गए चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह ने भी जन जागरण प्रणाली अद्वितीय युग दिया। दूसरा, ब्रिटिश शासन की शोषक नीति का पर्दाफाश करना। दादाभाई नौरोजी, गोखले तथा अन्य उदारवादियों ने निरंतर जनता के सम्मुख अपने भाषणों में ब्रिटिश सरकार की शोषक नीति का पर्दाफाश किया। दादाभाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था भारत में निर्धनता तथा ब्रिटिश राज्य। इसमें उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत में धन चूसने के सिद्धांत का सफलतापूर्वक प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड भारत में प्रतिवर्ष धन खींच रहा है। गोखले ने अपने बजट भाषणों में भी ब्रिटिश सरकार की शोषक नीति की कड़ी आलोचना की थी। 1905 ईस्वी में बजट भाषण में उन्होंने भारतीय समाज की विषय स्थिति का चित्रण बहुत हृदयस्पर्शी शब्दों में किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे माँ महिम, यह एक वेदनामय सत्य है कि प्रत्येक 10 में से 9 बालक अंधेरे और अज्ञान में पल रहे हैं, तब प्रत्येक 5 में से 4 गांव स्कूल के अभाव से पीड़ित हैं। भारतीय नागरिकों से ब्रिटिश साम्राज्य में द्वितीय नागरिक के समान व्यवहार किया जाता है। ब्रिटिश नागरिक तथा उपनिवेश में रहने वाले अन्य लोग उच्च नागरिकता से विभजित हैं। सभ्य संसार में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के नागरिक देश की सुरक्षा के उत्तरदायित्व में भागीदार नहीं बनाए जाते। वार्षिक मृत्यु दर प्लेग और अकाल को छोड़कर गत 20 वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही। संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ योग्य शिक्षित और प्रतिभाशाली नागरिकों को उच्चतर दायित्व से पृथक रखा जाता हो। तीसरा है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा। कांग्रेस में पहल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग और नेता शामिल नहीं थे। उन्होंने पाश्चात्य साहित्य, इतिहास, संस्कृति और लोकतंत्र संस्थाओं से प्रभावित होकर भारतीयों के लिए भी स्वशासन, भूमिकर और सेना में सुधार तथा अनेक प्रकार के अधिकारों की मांग की। कांग्रेस के अधिवेशनों, अनेक समारोह और बजट के समय दिए गए उदारवादी नेताओं के भाषण समाचार पत्रों में छपते थे। इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हुई। अगला, राष्ट्रीय जागरण की बढ़ोतरी में सहायक। उदारवादियों ने भारतीयों के लिए 1905 तक स्वशासन और अनेक अधिकारों की मांग की। 1906 ईस्वी में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। उस समय ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह चल रहा था।
कांग्रेस की स्थापना से पूर्व 1857 ईस्वी में उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्र संघर्ष को बुरी तरह कुचला था। उसके पश्चात भी ब्रिटिश सरकार का दमन पूरी तरह जारी रहा। लॉर्ड लिटन और लॉर्ड कर्जन ने अनेक दमनकारी कानून बनाए और उस समय भारत के लिए प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं और अनेक अधिकारों था औपनिवेशिक शिक्षा और राज्य की मांग करना बहुत साहस का कार्य था। उनके इस कार्य से निश्चित रूप से जनजागरण हुआ और राष्ट्रवाद की प्रगति हुई। अगला बिंदु, बाद के भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों ने 1885 से लेकर 1905 तक कोई आंदोलन नहीं किया क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, तथापि ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को जो याचिकाएँ अधिक अधिकारों के लिए भेजी और समय समय पर जो भाषण दिए, उनसे बड़ी भारी राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न हुई। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों का घोर दमन किया था। इस पृष्ठभूमि में दिसंबर 1905 में बनारस में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ और उन्होंने कहा कि लॉर्ड कर्जन ने भारत में अंग्रेजी राज को सुदृढ़ बनाने की ज़बरदस्त कोशिश की और वे भारतीयों के साथ मूक और पराधीन पशुओं जैसा बर्ताव करते रहे हैं। गोखले ने कहा, यदि लोगों को इसी तरह अपमानित किया जाना है और उन्हें ही निस्सहाय बनाते रहना है तो मैं यही कहूँगा कि लोक हित में शासन तंत्र के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग करने की आशा को अंतिम नमस्कार। विदेशी कपड़े का बहिष्कार। बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से गोखले ने स्वदेशी यानी अपने देश में बने कपड़े का प्रयोग करना तब विदेशी वस्तुओं और विशेष रूप से विलायती कपड़े के बहिष्कार के बारे में जिक्र किया क्योंकि बंगाल के प्रतिनिधि इन दोनों पर विशेष बल दे रहे थे। गोखले ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में कहा, इस शस्त्र का प्रयोग और कोई चारा बाकी न रहने पर ही किया जाना चाहिए। शासितों की शिकायतों की ओर शासकों का ध्यान खींचने का यह एक उपयोगी साधन है। वे उसे उचित शस्त्र मानते थे। इसका प्रयोग किए जाने से पहले सामान्य संकट को समझा जाए और सभी निजी मतभेदों को दूर कर देना चाहिए। स्वदेशी के बारे में गोखले ने बनारस कांग्रेस के अधिवेशन में कहा, इसमें अत्यंत उच्च कोटि की देशभक्ति छिपी हुई है। यह प्रभाव बहुत गहरा और इतना उत्तेजक है कि उसके मन में विचार से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसके प्रयोग से तो मनुष्य निश्चित रूप से अपने आप को ऊपर उठा लेता है। उन्होंने स्वदेशी के आदर्श को व्यवहारिक रूप देने के लिए हाथ करगा और उद्योग का पुनरुत्थान करने और उसे आधुनिक रूप देने पर विशेष बल दिया। अब 1892 और 1909 के सुधार अधिनियम। कांग्रेस के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप 1892 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक सुधार अधिनियम पारित किया जो कि 1861 के परिषद अधिनियम से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। कांग्रेस को इस अधिनियम से कोई संतुष्टि नहीं हुई और उसने सुधारों की मांग को निरंतर जारी रखा। इस हेतु गोखले ने कई बार लंदन की यात्रा की और भारत सचिव लॉर्ड मार्ले से मिले। लॉर्ड मार्ले ने उनकी उचित मांगों से प्रभावित होकर 1909 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करवा दिया जो कि 1892 के अधिनियम से बहुत अधिक आगे था। उदारवादियों की यह बड़ी भारी उपलब्धि थी कि उन्होंने संवैधानिक प्रगति की ओर भारत का कदम बढ़ाया। धन्यवाद। तो ये थी उदारवादियों का भारतीय राजनीति में योगदान।